नमस्कार। आज हमारा हिंदी का विषय है जो व्याकरण से संबंधित है, कारक। कारक किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम व अन्य शब्दों से जब हमें संबंध स्थापित करना होता है तो उसके लिए हम विभिन्न शब्द चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें कारक कहते हैं। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को अथवा के लिए, अपादान से। यहाँ आप देखें कि करण और अपादान दोनों की विभक्ति से है। अपादान हमेशा पृथक करने के लिए, चीज को अलग करने के लिए, वस्तु को अलग करने के लिए, स्थान में बदलाव दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंध का, की, के अथवा रारी रे, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, अरे। आइए विस्तार से इसको समझते हैं। हमारा पहला कारक है कर्ता, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। जब वाक्य में कर्ता, जो कि हमेशा कोई संज्ञा या सर्वनाम ही होगा, कोई काम करता है और उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह लगता है, तब कर्ता कारक होता है। जैसे राम ने कहा। किसने कहा? राम ने कहा। तो यहाँ पर राम जो है उसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग होने से और यह काम कर्ता के द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ पर कर्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई कर्म नहीं है। माँ ने बुलाया। किसने बुलाया? माँ ने बुलाया। तो कर्ता के ठीक बाद जब ने शब्द, ने विभक्ति चिन्ह का जब प्रयोग होता है तो कारक होता है। कारक कौन सा होता है? कर्ता। तो हम किस तरह से लिखेंगे? अगर इस तरह का वाक्य आता है तो हम कहेंगे ने विभक्ति कारक कर्ता। इसके बाद आता है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक में मैंने देखिए ऊपर नोट में लिखा हुआ है कि को विभक्ति का लोप रहता है। लोप रहने का अर्थ है कि कभी कभी वाक्य में उस विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, उस विभक्ति का प्रयोग किए बिना भी वाक्य लिखा जाता है, परंतु जब हम उस वाक्य में को का प्रयोग करके उसे लिखना चाहें तो हम उसे लिख पाने में संभव होते हैं, ऐसा हम कर पाते हैं। सभी सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्म कारक होता है। सकर्मक क्रिया माने ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता भी हो, क्रिया भी हो और कर्म भी हो, तीनों चीजें दे रखी होती हैं। और कई वाक्यों में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता। जैसे राम ने लिखा। अगर अब यहां मैं क्रिया के साथ शब्द लगा करके, क्या शब्द लगाकर अगर प्रश्न बनाऊं क्या लिखा, तो उसका उत्तर मुझे नहीं मिलता। इस स्थिति में ये राम ने लिखा कैसा है? अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। वहीं जब मैं वाक्य पढ़ती हूं राम ने पत्र लिखा, फिर से मैं प्रश्न पूछती हूं क्या लिखा, मुझे उत्तर प्राप्त होता है पत्र लिखा। तो इस स्थिति में यह वाक्य हमारा सकर्मक क्रिया वाला है। तो राम ने पत्र को लिखा या राम ने पत्र लिखा, दोनों ही स्थिति में हमारे पास वाक्य में कर्म कारक है। पहले वाक्य में आपने देखा कि मैंने को विभक्ति का प्रयोग किए बिना इस वाक्य को लिखा है। दूसरे वाक्य में हमने क्या किया? उस विभक्ति का प्रयोग करके स्पष्ट किया है कि आप को के साथ भी इस वाक्य को बना सकते हैं। जैसे फिर दूसरा वाक्य है पापा सब्जी लाए। अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि पापा क्या लाए? पापा बाजार से सब्जी को लाए। तो ऐसे वाक्यों को हम कभी कभी बिना को का प्रयोग किए भी लिखते हैं। हमारा तीसरा कारक है, यहां मैं आपको दोनों कारक एक साथ पढ़ा रही हूं, करण कारक और अपादान कारक। उसका कारण यह है कि दोनों की विभक्ति से होती है, तो साथ पढ़ाने पर आप उन दोनों का जो अंतर है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने यहाँ आपको करण विभक्ति के कारण साथ लिखा है साधन और अपादान विभक्ति के लिए से में लिखा है पृथक करना। जो हमारा करण कारक होता है उसमें जब हम से विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो जब भी से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है या से शब्द का प्रयोग किया जाता है वह यह दिखाने के लिए होता है कि हम कोई भी काम किसी भी वस्तु या किसी भी माध्यम की सहायता से करते हैं तो हम से लगाते हैं।
जैसे मैं आटे से रोटी बनाती हूँ, तो यहाँ मेरी रोटी किससे बनी है? आटे से। मैंने किसको माध्यम बनाया? आटे को अपना माध्यम बनाया और आटे की सहायता से, आटे के सहयोग से मैंने रोटी बनाई। तो मैं क्या कहूंगी? यहाँ पर करण कारक होगा। बट वहीं मैं आपसे कहूं, मैंने डिब्बे से आटा निकाला, तो यहाँ मैंने डिब्बे से आटा निकाला। आटा पहले कहाँ था? आटा पहले डिब्बे के अंदर था, मैंने उसे केवल निकाल करके बाहर कर दिया। ऐसे स्थिति में डिब्बा मेरे आटे को लेने का या किसी और काम का सहायक नहीं बना है। डिब्बा केवल एक वस्तु है जिसमें से मैंने आटे को अलग कर दिया, तो यहाँ पर वह अपादान कारक होगा। आइए और उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। सुनीता बाजार से फल लेकर आई। मैंने माना और हम समझते हैं कि बाजार में फल मिलते हैं, परंतु ध्यान रखिए कि बाजार कोई माध्यम नहीं है जहां से फल लाया गया है। फल कहाँ थे? बाजार में थे। अब उनको क्या किया गया है? बाजार से घर लेकर आया गया है, परंतु बाजार फल लाने का कोई माध्यम नहीं है। केवल फल जो है उनकी स्थिति बदल गई है। पहले वह बाजार में थे और हम उसको कहाँ ले आए? घर में ले आए। ठीक है, हम उसको लेकर के अपने साथ आ गए। पहले वह बाजार में थे, अब वह मेरे साथ है, तो इस स्थिति में यह अपादान कारक होगा। वहीं पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। अब यहाँ भी देखिए, पेड़ जो है वो पत्तों के झड़ने का कोई कारण नहीं है। पत्ते स्वभावतः, चाहे भले ही वह पतझड़ ऋतु आ गई हो या मान लीजिए तेज आंधी हवा चल रही हो, तब पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। पेड़ में केवल पत्ते लगे हुए हैं, ठीक है, बट वो पत्ते झड़ने का कोई माध्यम नहीं है। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, तब पत्ते जो हैं वह पेड़ से अपनी जगह जो है, अपनी स्थान जो है उसको बदल रहे हैं और वो अब अलग हो रहे हैं। तो जब भी हमें पता लगे कि कोई भी कर्ता वस्तु या कोई भी वस्तु चाहे सर्वनाम हो, वह क्या कर रही हो, जब अपना स्थान बदलती है या उस जगह से अलग हो जाती है, तो हमेशा अपादान कारक होता है। वहीं हम नीचे के वाक्य पढ़ते हैं। माँ ने, पहले तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर करता है, फिर से चाकू से फल काटे। अब यहाँ आप देखिए, चाकू से फल काटे में जो फल काटे जो क्रिया हुई है वो किस वजह से हुई है? क्योंकि हमारे पास चाकू एक माध्यम था। इस चाकू के सहारे से, इस चाकू के साधन से हमने क्या किए हैं? फल काटे हैं, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा, ना कि अपादान। चाकू से फल काटने पर फलों का कोई स्थान अलग नहीं हुआ है, केवल फल क्या है, उनको हम काटने में समर्थ हो पाए। किसकी सहायता से? चाकू की सहायता से। तो यहाँ चाकू मैंने माध्यम बनाया, साधन बनाया, उसकी हेल्प ली फलों को काटने के लिए, इसलिए यहाँ पर चाकू से फल काटे में चाकू से जो से शब्द है वह हमारी करण विभक्ति है। मैंने साबुन से, मैंने क्या किया? दाग साफ किया। ठीक है, मैंने क्या किए? दाग साफ किया, बट किससे किया? क्या दाग अपने आप साफ हो गया? नहीं, मैंने किसी चीज की सहायता ली, किसी चीज की मदद से, किसी चीज को माध्यम बना के मैंने क्या किया? दाग साफ किया। और वह माध्यम क्या है? साबुन। तो साबुन से दाग साफ किया मैं हमारा करण विभक्ति होगा। तो ध्यान रखिए, जब भी हम किसी माध्यम को, किसी साधन को, किसी चीज की सहायता से कोई काम करते हैं तो करण होगा, और जब कोई वस्तु अपनी जगह छोड़ती है, स्थान बदल देती है, तो वहां पर हमेशा अपादान कारक होगा। मेरा अगला कारक है वह है संबंध। संबंध का मतलब ही आप समझते हैं, जब हमको रिश्ता दिखाना हो। संबंध की जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वह होते हैं काकी के या रारी रे, क्षमा कीजिए, काकी के या रारी रे होते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? कर्ता जो हमारा होता है, यानी जो सब्जेक्ट है हमारा, जैसे यहाँ पर हिरण, मोर, जो क्या है हमारे सब्जेक्ट हैं, इनका दूसरे शब्द से संबंध बताने के लिए, दूसरे शब्द कौन से हैं? आंखें और पंख के लिए हम क्या करते हैं? संबंध कारक और कौन सा विभक्ति चिन्ह? का, की, के या रारी रे का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, रारी रे जो हमेशा है वो सब कर्ता के साथ जुड़े रहते हैं, वो अलग से नहीं आते। जैसे अंग्रेजी भाषा में हम ऑफ या एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करते हैं, वहीं हम हिंदी में क्या करते हैं? संबंध कारक और विभक्ति चिन्ह का, की, के का प्रयोग करते हैं। फिर से बता रही हूँ, रा री रे कर्ता के साथ जुड़ करके आते हैं, अलग से नहीं आते। चलिए देखें, हिरण की आंखें सुंदर हैं। अब यहाँ आंखें और हिरण का जो संबंध है वह की
विभक्ति चिन्ह की वजह से संबंध हो पाया। तो किसकी आंखें भाई? हिरण की आंखें, इसलिए यहाँ पर हमारा संबंध कारक होगा। मोर पंख सुंदर होते हैं, किसके? मोर के पंख सुंदर होते हैं, तो यहाँ भी संबंध कारक है क्योंकि मोर और पंख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? के विभक्ति चिन्ह के द्वारा। तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। अब यहाँ पे आपने देखा री जो शब्द है वह तुम के साथ जुड़ करके आया है। किसकी माँ? तुम्हारी माँ। तो माँ के बीच में, ठीक है, मेरे, तुम और माँ के बीच में संबंध किससे पता लगा? री शब्द से, इसलिए यहाँ पर भी क्या है? यह संबंध कारक है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए हम अगला कारक देखते हैं जो है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो है वह किसी भी संज्ञा या सर्वनाम जो अक्सर क्या होते हैं? हमारे कर्ता होते हैं, उनकी स्थिति को दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए प्रयोग में आता है। और इसके विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं? मैं, पे, पर। अब यहाँ पर देखिए चिड़िया जो है वो हमारी कारक है, वो हमारा सब्जेक्ट है, और वो कहाँ बैठी है? पेड़ पर बैठी हुई है। वह कहाँ बैठी है? पेड़ पर बैठी है। तो चिड़िया की स्थिति को दिखाने के लिए हमने क्या किया? पर शब्द का प्रयोग किया, जो कि क्या है? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। दूसरे उसमें देखिए सांप बिल में गया। अब सांप कहाँ गया? बिल में गया। सांप कहाँ चला गया? बिल में चला गया। यहाँ पर चंद्र बिंदु आना चाहिए था, परंतु कंप्यूटर की गड़बड़ी के कारण यहाँ पर गलती से केवल मैं अंग की मात्रा का ही प्रयोग कर पाई हूं, तो उसके लिए क्षमा कीजिए। सांप बिल में गया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा चंद्र बिंदु आएगा, यहाँ पर अंग की मात्रा नहीं आती है। पर हम बात कर रहे थे अधिकरण की, कि यहाँ पर देखिए सांप जो है वो कहाँ गया, उसकी स्थिति कैसे पता लगी हमको? इसमें विभक्ति चिन्ह से, कि सांप कहाँ चला गया? बिल के अंदर। तो यहाँ भी देखिए स्थिति को दर्शाने के लिए हमने क्या किया? एक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया। और जब भी हम मैं, पेपर का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हमेशा अधिकरण कारक होता है। अगला और अंतिम वाक्य है फूल पर तितली आ बैठी। कहाँ बैठी? फूल पर। तो पर, में, पर या पे, ये सब क्या है? आपके अधिकरण कारक हैं और इनका विभक्ति चिन्ह में, पे, पर होता है। अंतिम जो हमारा कारक है वह है संबोधन। संबोधन का अर्थ ही होता है किसी को बुलाना, किसी को संबोधित करना। हे हरे संबोधन शब्द का प्रयोग वाक्य में होने पर, हे हरे अथवा आदि कोई भी संबोधन शब्द जिससे आप किसी को पुकारते हैं, एड्रेस करते हैं, तो वहां पर हमारा संबोधन कारक होता है। इसके कोई भी चिन्ह विभक्ति चिन्ह हो सकता है, जिस भी शब्द से आप पुकारते हैं वही इसका विभिन्न विभक्ति चिन्ह होगा, इसलिए इसको मैंने सारे शब्दों को नहीं लिखा है। आप जिस भी नाम से, जैसे मम्मी पापा बच्चों को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, अरे बाबू तुम क्या कर रहे हो, तो अरे बाबू भी जो है वहां पर संबोधन विभक्ति होगी। अरे मेरा प्यारा बेटा इधर आओ, तो अरे मेरा प्यारा बेटा भी जो है वो हमारा संबोधन होगा, और वहां पर भी संबोधन विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो संबोधन के लिए हम कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उसकी संख्या असीमित है, निर्भर करता है हमारे मन पर, हमारी मनस्थिति पर यहाँ मैंने कुछ आपको उदाहरण दे रखे हैं। अरे यहाँ आओ, मान लीजिए व्यक्ति का नाम पता नहीं है या पता भी है, पर कभी कभी हम क्या करते हैं, नाम बिना बुलाए भी हम कैसे कहते हैं, अरे यहाँ आओ। तो जब हमने अरे कहा तो हमने क्या किया? उसको संबोधित किया, उसे बुलाया। तो यहाँ पर क्या है? फिर हमारी संबोधन विभक्ति है। प्यारे बच्चों, शिक्षिका प्यार से या शिक्षक प्यार से अपने बच्चों को बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, इस तरह से वो बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? हमारा संबोधन विभक्ति है। अरे बेटा, यहाँ पर भी देखिए कोई व्यक्ति जो है किसी भी छोटे बच्चे को क्या कर रहा है? प्यार से संबोधित कर रहा है, क्या कह करके? अरे बेटा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? अरे बेटा एक संबोधन कारक है और यही इसका विभक्ति है। आशा करती हूँ आपको कारक अच्छे से समझ आए होंगे। कृपया वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या देखना समझना चाहते हैं। धन्यवाद।